देखिए, अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसमें भारत के कूड़े का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपने भारत के कूड़े को सही तरीके से एड्रेस कर लिया, उसको कलेक्ट कर लिया और उसको उसकी सही जगह पहुंचा के उसको प्रोसेसिंग करा दी, तो ये पैसा है। जो गार्बेज क्लीनर है उनका रियलिटी क्या है ग्राउंड में? हम पानी की बोतल खरीदते हैं, बिस्लरी की, रेल नीर या एन नंबर ऑफ किनले की बोतल खरीदते हैं। तो जब हम वो पानी बाय कर रहे होते हैं तो हमने उसकी ब्रांडिंग का पैसा भी दिया, उस बोतल का भी पैसा दिया। कंज्यूम करने के बाद हम क्या सोचते हैं, ये नगर निगम का है, नगर पालिका का। खरीद के कौन लाया था? पैसा किसने दिया था? That's a good point. हमने दिया था। इंदौर में ऐसे क्या क्या करा उन्होंने कि दे हैव चेंज अ लॉट? हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया को एज ए क्लीन इंडिया देखने को? एक बात बताओ सर कि आप तो इस इंडस्ट्री से हो, आपने बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। तो हम इंडियन अपना घर को तो क्लीन रखते हैं और गार्बेज बाहर फेंकते हैं। क्लीनलेस घर के बाहर क्यों खत्म हो जाते हैं सर? देखिए, बाहर खत्म नहीं होती। होता क्या है कि हम क्लीनिंगनेस की पहले डेप्थ में जाना पड़ेगा। क्लीनिंगनेस का मतलब है कि हम अपनी साफ सफाई करते हैं, और जब हम साफ सफाई करते हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो किसी ना किसी साइड इफेक्ट तो नहीं कहेंगे, जब उससे निकलने वाला कोई ना कोई मटेरियल है वो कहीं ना कहीं गार्बेज है, वो वेस्ट है। और क्लीनिंगनेस की शुरुआत जब हम पैदा होते तभी से चालू हो जाती है। जब हम पैदा होते तो नर्स सबसे पहले हमें क्लीन करती है, तभी हम मदर की हाथ में आते हैं, मम्मी के हाथ में आते हैं। तो क्लीनिंगनेस की डे वन शुरुआत हमारी वहां से होती है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कि हम जब अपने घर का गार्बेज साफ करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं और निकलने वाला जो मटेरियल है वो बाहर फेंक देता है, वो हम बाहर फेंक देते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी मटेरियल हमारे घर से निकला, वो मटेरियल क्या था? वो हमारे लिए कचरा था। और उस कचरे को हमने उठा के किसी जगह दूसरी जगह डाल दिया। वो हमारी सोसाइटी भी हो सकती, सोसाइटी के बाहर का एरिया भी हो सकता है, कहीं भी रोड पे फेंक देता है, कहीं भी जाता है। तो बेसिकली उस कचरे की क्या हो रहा है, जगह चेंज हो रही है। करेक्ट, वो कचरा खत्म नहीं हो रहा। तो जो परिकल्पना स्वच्छ भारत अभियान की है, स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना तभी खत्म होगी जब वो कचरा अपना स्वरूप बदल के दोबारा समाज के लिए उपयोगी हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं वो रिसाइकिल हो या रीयूज हो और हमारे लिए, हमारी दैनिक जीवन में फिर से उसका आगमन हो जाए। ये पूरी कंप्लीट साइकिल है कूड़े की, और इस पे ही हमें सोचना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, और तभी ये कूड़ा हमारा खत्म भी होगा। सर एक बात बताइए कि हमारी गवर्नमेंट क्या स्टेप लेता है, मैं जनरली जानना चाहूँगा। देखिए, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं इस पे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान ऑफिशियली लॉन्च किया लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने। इसके पहले भी जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने भी स्वच्छ भारत अभियान के लिए अलग अलग लेवल पे प्रयास किए हैं, लेकिन हाँ, आम आदमी को भी कनेक्ट करने का मौका मिला 2014 के बाद से। पहले सामान्यतः म्यूनिसिपैलिटीज क्या करती थी, हमारे घरों से कूड़ा, पहली बात तो डोर टू डोर कलेक्शन कूड़े का था ही नहीं। हम अपना कूड़ा खाली साइड के आसपास के प्लॉट में फेंक देते थे, या कहीं कूड़ा के ढेर लगे होते थे पहले, अभी भी शायद लगे होते होंगे। तो इस पे सबसे पहले 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम भारत के अंदर तैयार हुए। कि भाई पहले तो कूड़े को घर घर से उठाना है। उठाने के नियम क्या है? उसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में कलेक्ट करना है। सेग्रीगेटेड फॉर्म में कलेक्ट करने के बाद इस कूड़े का करना क्या है? तो इस कूड़े को एक ऐसी जगह लेके जाना है जहां इसका ट्रीटमेंट हो। यानी पहले तो देश के पास, इनफैक्ट आज की डेट में भी भारत के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है या नहीं था जहां पे इस कूड़े को ले जाके फर्दर इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। जैसे मैं दिल्ली का एग्जाम्पल देता हूँ, हम इस पूरे आज के पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं गुड़गांव में। तो क्या गुड़गांव के पास जिस तरीके से अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, जिस तरीके से डेवलपर अपने प्रोजेक्ट डेवलप करते जा रहे हैं, और जो मिलियन टन गार्बेज जनरेट हो रहा है, क्या उसको गुड़गांव हैंडल कर सकता है? क्या गुड़गांव के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं है। तो देश में ऐसे बड़े बड़े शहर या
जो मीडियम साइज के शहर है या छोटे शहर हैं, सरकार ने इनके लिए इस पे अवेयरनेस लेके आई, सरकार ने इसके ऊपर फंडिंग रिलीज की, अब पैसा भी भेजा गया और इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो अलग अलग लेवल पे इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है कि किसको क्या करना है। पर सर ग्राउंड में तो ग्राउंड रियलिटी भी एक चीज़ होती है, राइट? पर अगर आप ग्राउंड में देखोगे तो आई डोंट नो, अपार्ट फ्रॉम द वन डे, ओके, बट स्टिल वी आर सीइंग द सेम थिंग। अगर आप बहुत सारे आप रोड घर से निकलोगे, आपको घर से अगर 10 किलोमीटर निकलोगे, आपको 4 जगह ऐसे दिखने को मिलेगा जहाँ पे रोड के साइड पे कूड़े पड़े हुआ, इवन रोड पे भी कूड़े पड़े हुआ होता है बिकॉज ऑफ द गार्बेज जो कलेक्ट करने आते हैं सरकारी। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द लाइक रोड को ख़राब कर देता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉपर सिस्टमेटिक क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है, भारत एक बहुत बड़ा देश है। आप जहाँ पे ये कूड़ा पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये अभी 7-8 साल के प्रयास हैं जहाँ पे कूड़े को भी मूव कराने की डायरेक्शन में पॉलिसीज बनी। अच्छा। ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करी और इनके कलेक्शन की प्रक्रिया भी चालू की। पहले तो गलियों में कूड़े कलेक्शन की गाड़ी भी नहीं आती थी। अब डोर टू डोर लोगों के यहाँ कम से कम कूड़ा कलेक्शन की गाड़ी आती है। जो बाहर पड़ा हुआ कूड़ा हमें सड़कों पे दिखता है, ये उन लोगों के द्वारा फेंका गया कूड़ा है कि जिनको या तो इन नियमों की जानकारी नहीं है या जहां हो सकता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग बदमाशी कर रहे हो, जा ना रहे हो। अच्छा। तीसरी चीज के हो सकता है जब गाड़ी जा रही है तब वहां जो लोग हैं कूड़ा फेंकने वाले वो सो रहे हों या अवेलेबल ना हो, किसी रिलेटिव के यहाँ गए हों, और इस तरीके से जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गैप है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, नियम के अकॉर्डिंग कलेक्शन भी होना चाहिए डेली गार्बेज का, डोर टू डोर। इसको गेट बोला गया है, जो टेक्निकली वर्ड है कि गेट है, और गेट से कूड़े का कलेक्शन होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसका माइक्रो सेग्रीगेशन होगा और उसका प्रोसेसिंग होगा, और उसका फिर सस्टेनेबिलिटी के रूप में उसको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री भी भेजा जाना है। तो ये कंप्लीट जो चेन है इसको अप्लाई होना है, और यहीं से निकलता है बिजनेस भारत की जनता के लिए, भारत के यूथ के लिए, या जो ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो क्या इस कूड़े के अंदर थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्या इसके अंदर बिजनेस है। तो वही हम आपके माध्यम से आज डिकोड करेंगे और लोगों को ओपनली बताएंगे। मुझे थोड़ा और डिटेल जानना है आपकी। जब आप कह रहे हो कि आप इसी इंडस्ट्री में हो, आप इसी में बहुत टाइम से काम कर रहे हो एंड क्लोज टू द गवर्नमेंट, राइट? सो मुझे आप बताओ सर, आपने क्या ऐसे चीज़ें नोटिस किए हैं जो पब्लिक बिहेवियर है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके बाद आगे करेंगे। देखिए, अभी जो ह्यूमन बिहेवियर है और खासकर भारत के अंदर, वो उस कूड़े को अपना कूड़ा मानता ही नहीं है जो कूड़ा वो मार्केट से खरीद के लाया है। अच्छा। मैं आपको एक पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ। हम हल्दीराम का नमकीन खरीद के लाते हैं, जब हम नमकीन खरीद रहे होते हैं तो हम उसके साथ उसकी पैकेजिंग का भी पैसा देते हैं। करेक्ट। हम पानी की बोतल खरीदते हैं, बिस्लरी की, रेल नीर या एन नंबर ऑफ किनले की बोतल खरीदते हैं, तो जब हम वो पानी बाय कर रहे होते हैं तो हमने उसकी ब्रांडिंग का पैसा भी दिया, उस बोतल का भी पैसा दिया। कंज्यूम करने के बाद हम क्या सोचते हैं, ये नगर निगम का है, नगर पालिका का। खरीद के कौन लाया था? पैसा किसने दिया था? That's a good point. हमने दिया था। लेकिन हम कहते हैं ये नगर पालिका का है। हाउ इट इज पॉसिबल? दूसरी बात कि ह्यूमन बिहेवियर को आप अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति जो भारत का है वो सिंगापुर जाता है, दुबई जाता है, तो उसकी वहां पे जाके कूड़े के प्रति क्या सोच होती है। लेकिन जैसे वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है, जैसे वो अपने गांव जाता है, अपने घर जाता है, उसकी उस कूड़े के प्रति सोच बदल जाती है। आदमी वही है, ह्यूमन वही है। मुझे थोड़ा पैसिफाई कर दीजिए। अगर मान लो कि सिंगापुर जाता है, तो सिंगापुर जाके दे हैव टू, मतलब उनके पास जो कूड़े होता है वो सही जगह पे जाके फेंकता है, आपका ये कहने का मतलब। लेकिन इंडिया में जैसा आया दिल्ली एयरपोर्ट में या कहीं और, जैसे अपने गांव में जाते हैं तो जैसे कि पानी पिया तो बोतल को रास्ते में फेंक दिया,
दैट वाज यू ट्राइंग टू से, राइट? बिल्कुल। इसी में क्या है, अब जो नई जनरेशन आ रही है, हाँ। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो अभी जैसे भारत के अंदर जेन जी है या जो नए बच्चे अभी आ रहे हैं, उनके अंदर वो सेंस है, उनके ऊपर वो प्रभाव है, जो जिस प्रभाव के कारण वो उस गार्बेज को ओपनली फेंकते नहीं है, बल्कि अगर कोई फेंक रहा है तो टोक देंगे। बिकॉज ऑफ एजुकेशन, राइट? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज क्या था कि आज से 20 साल पहले भारत के अंदर जब मैं यंग था, जब मैं जेन जी था, तब भारत में कूड़ा समस्या था ही नहीं। कूड़ा अभी 20 साल में समस्या पैदा हुआ है। आप अगर गांव में देखेंगे तो पहले कूड़ा था ही नहीं, गीला कूड़ा होता था, जानवर खा लेता था। और कूड़ा कई बार जो मैं अपने लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, तो भारत में कूड़ा कोई समस्या नहीं है। मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, भारत में कूड़ा कोई समस्या नहीं है। लोगों ने इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये एक समस्या है। दूसरी बात, व्हाट डू यू थिंक, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? दूसरी बात, कूड़ा या प्लास्टिक, मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक का कलेक्शन प्रॉब्लम है। अभी प्लास्टिक अगर वापस आ जाता है तो वो तो रिसाइकिल होना है। तो चूंकि या तो वो क्वांटिटी में कम है या लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अभी मैं जैसे आपको डिकोड करके बता रहा हूं, भारत कृषि प्रधान देश है। दूसरा, हमारे घरों से जो निकलने वाला कूड़ा है, वो कूड़ा 60% कूड़ा किसी भी शहर का, किसी भी छोटे शहर का या किसी भी सोसाइटी का 60% कूड़ा वो है जो गीला कूड़ा कहलाता है। फूड वेस्ट है, हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, फूड नॉर्मली फूड वेस्ट है। तो 60% कूड़े की केवल दो ही चीजों बनती है, या तो उससे बनेगी गैस, बायोगैस, सीबीजी, सीएनजी, या उससे बनेगा फर्टिलाइजर। अगर गीले कूड़े से फर्टिलाइजर बनता है तो भारत के किसानों को चाहिए, यानी 60% कूड़ा किसको चाहिए? किसानों को चाहिए। एग्री? करेक्ट। तकरीबन आपका 25 से 30% कूड़ा है वो जो रिसाइकिल होता है, और वो किसको चाहिए? भारत की रिसाइकलिंग कंपनीज को। कागज है, प्लास्टिक है, गत्ता है, आयरन है, वटेवर जो भी निकल रहा है। आप अगर आपके घर से निकलने वाले कूड़े को, मैं कहता हूं आपके दर्शकों के माध्यम से, आप लिस्ट बनाइए कि आपके घर से रोज क्या निकलता है। तकरीबन 50% आपका किचन वेस्ट होगा, गीला कूड़ा। बाकी जो सूखा कूड़ा उसको आप लिस्ट बनाएंगे, आप 15, 20, 25 से ज्यादा आइटम बना ही नहीं पाएंगे। अब अगर आपने उसकी लिस्ट बना ली और एक एक चीज को पकड़ के आपने उसके ऊपर माइक्रो डिटेलिंग की, तो आपको लगता है कि वो कूड़ा है? हाँ, एक पीस है, एक चिप्स का खाली पैकेट है, तो हमारे लिए बेकार है वो। लेकिन अगर वो एक ट्रक में है, अवेलेबल है हमारे पास, करीब करीब 50 टन है, 25 टन है या 10 टन है, तो क्या कूड़ा है? पॉलीथिन है, अगर वो हमारे पास एक है तो हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर वो एक ट्रक है या 5 टन है, 10 टन है, तो वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, उसको रिसाइकिल करना है। सो द थिंग इज दैट कि जो भी कूड़ा है, अगर वो क्वालिटी वाला है और क्वांटिटी में है, तो वो पैसा है। ओके, एक बात बताइए सर, हम बात करेंगे आपकी कि हम कूड़े से कोई बिजनेस कैसे बना सकते हैं। आई विल टॉक लेटर अबाउट दैट, पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि एज अ पब्लिक, ओके, जैसे मैंने बताया था हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, इवन एवरीवन, माई सेल्फ। तो मुझे आपके इन जनरल बात करना है, ओके, कि जो हमारी एज अ पब्लिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, एज ए इंडिविजुअल हाउस होल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा घर, और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए इंडिविजुअल। भारत में एक दिन में एक व्यक्ति 350 ग्राम कूड़ा पैदा करता है। तो मेरी उम्र अगर 50 साल है, तो मैं 50 साल में 365 का मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं, दैट्स नॉट द मैं कॉन्सेप्ट। आपकी भी बात बता रहा हूँ। तो पहले तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं बस आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, हम हर किसी के घर में थोड़ा बहुत कितना होता ही है, हर दिन होता है। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हर दिन होता है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं आपको आपकी बात आपके तरीके से जवाब देता हूँ कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने घर के पूरे जो गीला कूड़ा है उससे घर में ही कंपोस्ट बनाऊं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द रूल।
और उस कंपोस्ट को अपने घर में जो पेड़ पौधे लगे हैं उसमें उपयोग करो। ओके, ये मतलब इनिशिएटिव कैसे मिलेगा? हाँ, मतलब किस तरह से ये एग्जीक्यूशन मैं वन बाय वन बताता हूँ। तो ये हो गया आपका 50% कूड़ा। दूसरा कूड़ा जो आपके पास है वो है सूखा कूड़ा। आपको सूखे कूड़े को एक सेपरेट डस्टबिन में इकट्ठा करना है। हफ्ते 15 दिन महीने भर में आप किसी न किसी रिसाइकलर को बुलाइए, किसी कबाड़ी को घर में बुलाइए, कितने बेच टाइप ऑफ दीजिए। डस्टबिन होना चाहिए सर? नॉर्मली अब जो नियम 1 अप्रैल 2026 से भारत के अंदर लागू है उसमें आपके पास 4 रंग कहाँ, की हमें तो डस्टबिन पता ही होना नहीं है। चाहिए। यही तो बात है, इसीलिए तो हम आपको पॉडकास्ट कर रहे हैं। नहीं, आई वांट टू अंडरस्टैंड। इसमें एक बड़ा हाथ होता है कि गवर्नमेंट का, ओके, या हमारे जो जो इसके लिए जो असाइंड होता है, और बात असाइन होने की है ही नहीं है, ओके। बात है कि एग्जीक्यूशन का, रियलिटी क्या, ओके, कि हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये हो रहा है, ये 1 अप्रैल से हुआ, राइट? अब मई चल रहा है, अभी तक हमें पता ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से इसको एग्जीक्यूशन करना चाहिए। एज अ पर्सन आपको क्या लगता है, और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है। ठीक है, देखिए क्या है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है रूल बनाने का, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। रूल बना के उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसका है? लोकल अथॉरिटीज। घर घर कैसे पहुंचेगा सर? बता रहा हूँ मैं, लोकल अथॉरिटीज का। जैसे यहाँ पे नगर निगम है, गुड़गांव की अगर हम बात कर रहे हैं, गुड़गांव में नगर निगम है। गुड़गांव में नगर निगम का ये दायित्व है कि वो लोगों को इसके बारे में बताए कि 4 डस्टबिन अब मैंडेटरी हो चुके हैं, और हर आदमी को अपने अपने घर में 4 डस्टबिन रखनी है। एक हरी डस्टबिन होगी जिसमें गीला कूड़ा जाएगा हमारे किचन का। यही एक अवेयरनेस है, जैसे अब आपके माध्यम से बात जा रही है ना हजारों लाखों लोगों तक। दूसरा नीली डस्टबिन होगी जिसमें आपको डालना है सूखा कूड़ा। तीसरी डस्टबिन आपके पास होगी जो आपकी येलो कलर की भी हो सकती है, उसमें आपको डालना है वो वेस्ट जो कहीं ना कहीं हैजार्डस वेस्ट है। डायपर्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, एडल्ट डायपर हैं, ये आपको रखना है उसके अंदर। चौथी डस्टबिन एक रखना है आपको स्पेशल कैटेगरीज की, जिसमें पेंट के डब्बे हैं, या ब्लेड्स हैं, ट्यूबलाइट्स है, बल्ब है, इस टाइप से आपको 4 चीज़ों में सेग्रीगेट करना है मटेरियल को। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ठीक है, अब इस तरीके से ही जो कलेक्टर आएगा उसको भी ये कलेक्ट करना है। अभी गैप्स हैं, मैं एग्री करता हूँ कि आज एक गाड़ी आ रही है, उस तक हो सकता है उस गाड़ी में 2 ही कंपार्टमेंट हो, लेकिन ये 4 तरीके से अगर आपने सेग्रीगेट किया तो इसको 4 तरीके से ही ट्रांसपोर्टेशन इसका होना है। करेक्ट। जब ये ट्रांसपोर्ट होके जाएगा किसी रिकवरी सेंटर पे जहां इसका फर्दर सेग्रीगेशन तो आप ये कह रहे हो कि ऐसा है नहीं है? ऐसा हो चुका है बॉस। आप इंदौर की बात करें तो इंदौर में 6 डस्टबिन का ऑलरेडी यूज चालू हो चुका है, साल 2 साल पहले से घर के अंदर। ये धीरे धीरे क्यों नहीं हो रहा है? धीरे धीरे ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि पहले तो लोग घर में डस्टबिन ही नहीं रखते थे, पॉलीथिन में उठा के फेंक देते थे। आज हम डस्टबिन की बात करते हैं ना, डस्टबिन होनी चाहिए। सो देखिए ये इतना बड़ा देश है, चीज़ों को अप्लाई होने में और व्यवहार में आने में टाइम लगता है। जब ये पूरी की पूरी जनरेशन नई स्वैप कर जाएगी, जो आज जेन जी हैं, जब वो हमारे उम्र के हो जाएंगे, तब उनको पता होगा कि हाँ भाई स्वच्छता नाम की कोई चीज़ होती थी और इस तरीके से कूड़े को अलग अलग करके लेके जाने की थी। अभी चूंकि जो आज मेरी उम्र के लोग हैं उनका सेग्रीगेशन उनको सिखाई नहीं गया। आज स्कूलों में सेग्रीगेशन की बात हो रही है। तो जब ये जनरेशन धीरे धीरे आगे स्वैप करेगी, बढ़ेगी, तो वो चीज़ें लोगों के व्यवहार में नजर आएंगी और आ भी रही हैं। अदरवाइज हम इस सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे होते। दूसरी बात जो आती है वो बात आती है कि कम्युनिटी लेवल पे। एक तो मैंने आपको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बता दी कि आपको घर में गीला कूड़े से खाद बनाना है, तो आपका 50% तो कूड़ा कम हो गया ना, बाकी बचा 50%। इसमें से 30% वो कूड़ा है जो कहीं स्मेल नहीं करता, बदबू नहीं करता, इसको सूखा कूड़ा बोलते हैं। सूखा कूड़ा आप हफ्ते तक अपने घर में भी रखेंगे तो भी उसमें बदबू नहीं आएगी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो सेलेबल आइटम है, मैक्सिमम आप बेच दीजिएगा। जो नहीं बिकने वाले हैं वो आप गाड़ी में दे दीजिए, जो भी कूड़ा गाड़ी आ रही है। तीसरा मटेरियल है जो बाकी आपको नगर पालिका को, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को रोज देना है। उसमें डायपर्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, या जो ऐसा आइटम है जो घर में आप ट्रीट नहीं कर सकते।
सो ये एक लेवल, लोकल लेवल पे मैनेज हो गया। अब बात आती है कम्युनिटी लेवल पे कि आप एक सोसाइटी में हैं, गेटेड कम्युनिटी में हैं और वहां पे कूड़ा निकल रहा है क्वांटिटी में, उसको कैसे एड्रेस करना है? सोसाइटी में तो एक रूल होता है सोसाइटी का भी, मैं उसके बारे में बात कम ही करना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि सोसाइटी में एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, करेक्ट। तो वहाँ पे क्या है कि रूल होता है तो वहाँ पे वो सही चीज चलता है। मैं बात कर रहा हूँ सर जो मेन प्रॉब्लम है एक्चुअली मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम वहाँ से आता है जहाँ पे अब ज़्यादातर देखेंगे तो सोसाइटी में एजुकेटेड लोग रहते हैं क्वाइट, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रहता है तो वहाँ पे चीज़ें बेटर होता है। लेकिन बात करते कि जहाँ पे जिसकी वजह से एक्चुअल गंदे होते हैं वो होते हैं हम आम लोग जो गांव में रहता है या कुछ ऐसे चीज़ें जो रेंटेड लोग रहते हैं उनकी वजह से। द पॉइंट इज दैट मैं एक चीज़ आपको पता होगा कि मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ ना इमीडिएट इफेक्ट भी हो सकता है पर घर में, ओके। सरकार अगर चाहे तो कर सकता है, मैं सरकार को ये ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज़ के लिए एक सिस्टम होता है, सिस्टम हो रहा है लेकिन मुझे लगता है ये उस वे पे नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमें अप्रैल से शुरुआत हुआ। आपको पता है कि जब एक नया बच्चा बॉर्न होता है उनका एक टीका लगता है, उनके लिए भी बंदा होता है घर घर में जाके टीका लगाता है, कहीं पर खुद जाके लगाना होता है, ये होता है, लोगों को पता है और इसीलिए वो करता है। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीमेल्स है वो घर घर में जाके बताता है। गांव में मेंबर के लिए किस लिए होता है, टू डिलीवर द राइट में गवर्नमेंट मैसेज टू द लाइक गांव में बाकी लोगों को बताए। तो ये सारे चीज़ें ना एग्जैक्टली मुझे लगता है कि इस वे में फास्ट इफेक्टिव, क्योंकि क्या होता है एक अगर एजुकेटेड या हमारे सीनियर पर्सन आके हमें बोलेगा ना तभी शायद 1-2 दिन हम अगर करने, मतलब आप इंदौर की बात करो, इंदौर में चेंज कैसे आया, आई थिंक ऐसे ही हुआ होगा, आई एम श्योर ऐसे ही हुआ होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले ना हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा कि आपने इंडिविजुअल हाउस में कैसे बदलाव आना आ है। सकता है हमें यही इफेक्टिव वे में। वो एक पॉलिसी लेवल हो गया, दूसरा ह्यूमन बिहेवियर। अब जैसे इंडिविजुअल लेवल पे आज मैं जब इस पूरे प्रोग्राम में 10 साल से जुड़ा तो मैं हजारों ऐसी महिलाओं को जानता हूं जिनके घर से 1 किलो कूड़ा भी बाहर नहीं गया कभी। उन्होंने पूरा कूड़ा अपने घर के अंदर इस्तेमाल किया है। आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई ऐसे लोगों से बात करना चाहेगा तो मैं उनके फ़ोन नंबर दे दूंगा। तो ये कंपोस्टिंग करना या घर में खाद बनाना या फर्टिलाइजर बनाना ये कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, जो सूखा कूड़ा है वो रिसाइकलर लेता है। आज भी हमारे घर से हम वैल्यूएबल, अब वैल्यू अलग अलग हो सकती है कि हमें न्यूज़पेपर की वैल्यू पता है तो हम न्यूज़पेपर के लिए कबाड़ी को बुलाते हैं, लेकिन जो दूसरे चिप्स के पैकेट हैं, कुरकुरे के पैकेट्स हैं या सिंगल यूज पॉलीथिन है या अमेजोन के पैकेट हैं, ये शायद हमारा वो स्क्रैप डीलर नहीं खरीदता है क्योंकि उस स्क्रैप डीलर को भी नॉलेज नहीं है। सो कलेक्टिवली क्या होता है, और चूंकि क्वांटिटी हमारे घर से कम निकल रही है तो हमें इस क्वांटिटी को कैसे स्केल करें, ये आती है बात कम्युनिटी लेवल पे या इंडिविजुअल घरों से भी कलेक्शन का कोई मैकेनिज्म ऐसा बने तो उसकी जैसे ही लोगों को वैल्यू मिलना चालू होगी लोग उसको सेपरेट करना भी चालू करेंगे। या अगर वैल्यू नहीं भी मिल रही है तो एज ए इंडिविजुअल हाउस होल्ड आपकी जिम्मेदारी है कि आप सूखे कूड़े को अलग करके ही आगे दें। जिसने लिया वो आगे करेगा ना, फिर आगे आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। अब होता क्या है कि जब उसने मान के चलो 1000 घरों से ये मटेरियल सारा अलग अलग लेके गया तो उसको इस लेवल की स्किल है कि वो जाके उसको क्या करेगा, वैल्यूएबल बनाएगा। अगर आपने घर में खाद नहीं बनाई है तो वो बनाएगा, अगर या फिर वो बायोगैस बनाएगा, सूखे कूड़े के अगेन वो छाटेगा। जैसे अगर हमसे वो हम लोग क्या करते हैं, हमारे मॉडल में जो गार्बेज क्लिनिक का है, हम सूखे कूड़े को 140 कैटेगरी में अलग करते हैं। अच्छा जी। 140 कैटेगरी में। तो इतनी कैटेगरी में अलग अलग करने से क्या होता है, हमें उस मटेरियल की वैल्यू बढ़ जाती है और वैल्यू बढ़ जाती तो उसको किसी जो भी सक्सेसर बायर है उसके लिए वो यूज़फुल हो जाता है, वो रिसाइकिल कर देता है। तो ये चीज़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे जितना आपको करना है वो आप करें। कम्युनिटी लेवल पे जैसे आपने बोला कि सोसाइटियाँ करती हैं बिकॉज वो एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये चीज़ डिलीवर करना चाहता हूँ देश की जनता को कि ऐसा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट देश के अंदर अगर
5,000 मीटर या इससे बड़ा है, 5,000 मीटर या इससे बड़ा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनको अपना कूड़ा अपने कैंपस के अंदर ही खत्म करना है। ठीक है, ये बहुत कम लोग सोसाइटियों को पता है बहुत, लेकिन अभी नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को पता है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा कैंपस जो 100 किलो या 100 किलो से ज़्यादा कूड़ा पैदा करता है, उसको अपना कूड़ा अपने कैंपस में ख़त्म करना है। म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी इस कूड़े को ख़त्म करने की नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द 20% वेस्ट विच कैन नॉट बी ट्रीट इनसाइड द सोसाइटी और इनसाइड द कैंपस, जिसमें इनर्ट मटेरियल हो गया या ऐसा मटेरियल जो रिसाइकलेबल नहीं है, ट्यूबलाइट हो गई या हैजार्डस वेस्ट मटेरियल हो गया, तो ये 20%। लेकिन 80% जो गार्बेज है वो उस सोसाइटी या कैंपस को खुद ही अपने तरीके से मैनेज करना है। सो ये रूल भी है, ये रूल भी 1 अप्रैल वैसे तो पहले से भी लागू हैं, लेकिन इफेक्टिव तरीके से ये पूरे देश के अंदर लागू हो चुके हैं। तो सारी सोसाइटीज में अगर रहने वाले लोग आपका वीडियो सुन रहे हैं तो वो अपनी RWA को बता दें। नहीं, मैं अगेन आप बात कर रहे कि ये सोसाइटिकल होता है, मैं इतना बहुत मुझे क्लियरली समझ आता है। सोसाइटी में एक मैनेजमेंट हो तो वहाँ पे इफेक्टिवली, अगर एक सोसाइटी में बड़ा सोसाइटी में 2000 लोग रहते हैं मान लीजिए, वहाँ पे आसानी से वो अप्लाई होते हैं। बिल्कुल राइट। मैं बात कर रहा हूँ कि एक सोसाइटी वहाँ पे तो मतलब मान लो एक गांव में तो हो गया, व्हाट अबाउट अदर जहाँ पे थोड़ा चैलेंजेस है, उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं? मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ सर। मैं देखो, पॉडकास्ट की तरह हम बात नहीं करेंगे, हम नेचुरल अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। इट्स नॉट कि मैं भी गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, इट्स नॉट नहीं, हम नेचुरली कन्वर्शन। तो आप मुझे उस वे में बताइए कि हम कैसे कर सकते हैं, बाकी हम उसके बाद बात करेंगे स्टेप क्या होगा जैसे आपने बताया उसका। उसके बाद आम इंसान को कैसे कर सकता है, नहीं करेगा तो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, आपकी एक्सपीरियंस बेसिस पे बता सकते हैं। देखिए, आप अगर बोल रहे हैं कि गांव के लेवल पे कैसे कर सकते हैं या होना चाहिए, तो गांव के लेवल पे भी इस पर CRC सेंटर्स ऑलरेडी अब ग्राम पंचायत लेवल पे बनने शुरू हो गए। एक जगह होती है CRC का मतलब एक छोटा सा शेड होगा, छोटी मोटी वहाँ मशीन लगी होगी, एक गाड़ी होगी जो घर घर से कूड़ा लेके आ रही है, और वो सेंटर पे लाके उस कूड़े की छटाई होगी और गीले कूड़े से फर्टिलाइजर बनेगा वहाँ पे। अच्छा, ये व्यवस्था ऑलरेडी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कर दी गई है। उन लोगों को पैसा भेज दिया गया है। बहुत सारे राज्यों ने ये सेंटर बना भी लिए हैं। जहां नहीं बने हैं वहां ये बनेंगे, 100% बनेंगे। तो ये तो हो गया गांव का। अब इंडिविजुअल घर कनेक्टेड किससे है? उस गाड़ी से, जो गाड़ी आपके घर के सामने आनी है। करेक्ट। तो यहाँ पे भी मैकेनिज्म क्या है कि आपके घर पे वो गाड़ी जा रही कलेक्शन करने के लिए कूड़े का या नहीं जा रही, ये पूरी GPS ट्रैकिंग है कि उस गली में जा रही है नहीं जा रही। अगर जा रही तो आपके घर के सामने वो कितनी देर खड़ी है। अब तो ये तो लोगों की जिम्मेदारी है ना कि अपने घर का कूड़ा निकाल के उस गाड़ी में डालें। करेक्ट। ये करना भी है लोगों को। वो गाड़ी वाला घर के अंदर से जाके तो डस्टबिन नहीं लाएगा। सो ये है कि अब लोग एटलीस्ट जागरूक हों और कूड़ा घर का निकाल के सही जगह देना चालू करें, तब वो सड़कों पे नहीं दिखेगा। सड़कों पे अगर कूड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये कॉरपोरेशन की गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है, या कॉरपोरेशन की भी गलती हो सकती है अगर उनका कॉन्ट्रैक्टर, उनका ठेकेदार या कॉरपोरेशन की गाड़ी आपकी गलियों में नहीं जा रही है, इसलिए लोगों की मजबूरी है, तभी मजबूरी में लोग कूड़ा डाल रहे हैं कि उनको वो डोर स्टेप सर्विस नहीं मिल रही होगी। तो मैं एग्री करता हूं कि इसमें जो भी स्टेक होल्डर है, अगर कल्प्रेट है तो है। अगर गाड़ी जा रही है फिर भी अगर आप लोग 11 बजे सो के उठ रहे हैं और कूड़े को कॉर्नर में डाल रहे हैं तो लोगों की गलती है। क्या आपको लगता है कि ये जो चाहे वो अपने घर में हो या बाहर हो, कहीं पे भी कूड़ा फेंकना इसे क्राइम होना चाहिए? देखिए, क्राइम है, आज की डेट में भी क्राइम है। म्यूनिसिपैलिटी चाहे क्या, लोग डालते भी हैं। मैं मुंबई में एक प्रोजेक्ट कर रहा था तो उसमें लोगों के ऊपर पेनल्टी है। नहीं, 2-4 ऐसे वायरल होना चाहिए आज के टाइम में। हाँ, केस मेरे हिसाब से, ताकि लोगों के अंदर वो डर पैदा हो। मैं आपको कनेक्ट करूंगा, मेरे एक ऑफिसर हैं ग्रेटर नोएडा के, मैं उनका नंबर दूंगा। एक पॉडकास्ट आप उनके साथ भी करिए। उन्होंने अभी हजारों रुपए की पेनल्टीज लगाई हैं इंडिविजुअल लोगों के ऊपर। क्यों? अच्छा, लगाया? हाँ, अगर आपने कूड़ा मिक्स दिया, कूड़ा इधर उधर फेंका। वही बात होता है ना कि सर
लोगों के अंदर वो डर पैदा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हर काम ना डर से नहीं होता, मैं आपको बताऊं। मैं इस मामले में थोड़ा सा दो डिफरेंट टाइप चीज का हूं। नहीं सर, एक चीज रहता है, मैं ऐसा लगता मुझे मानना है, लोग क्राइम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनको पता है कि इसका सजा होने वाला है। चोरी इसलिए नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि उसको पता है कि चोरी का सजा क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि आज आप आम स्पेस में, आम जगह पे थूकोगे तो जुर्माना लगेगा। ये रूल है और जुर्माना लगता भी है। अभी आपके पीछे कोई कैमरा ले लेके तो नहीं घूमेगा कि आप कहाँ थूक रहे हो, नंबर 1। यस भाई, आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो तो जुर्माना आप करोगे तो जुर्माना लग जाएगा उधर तुरंत, पुलिस वाला देख लेगा। लेकिन अब अगर हम किसी एरिया में बैठे हैं तो हर जगह विजिबिलिटी नहीं है, कैमरे हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन जुर्माने का प्रावधान है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नज़र में आ जाता है आपका फोटो वीडियो, तो वो आपके ऊपर जुर्माना लगा भी सकता है और वसूल भी कर लेगा। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है अधिकारी टू अधिकारी। दूसरा, अगर आपने सार्वजनिक जगह पे कूड़ा फेंका तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, पेनल्टी लग सकती है, और लगती भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ लगती है। हाँ, अब चूंकि कहीं हमारे पास लोग ज्यादा है, हम बिल्कुल तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल लगती है और लगनी भी चाहिए। मतलब दूसरा, इसका एक जो तरीका हमने सोचा है कि अगर हम एक ऐसा मॉडल इंडिया के अंदर लेके आए कि सुबह का कूड़ा शाम को पैसे में बदल जाए, तो कूड़े की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। ये इसके ऊपर हमने काम किया है पिछले 1-2 सालों के अंदर, और ये मॉडल हमारा गार्बेज क्लिनिक के रूप में इंडिया के अंदर है। ओके, ये एक बार बताइए, इंदौर में ऐसे क्या क्या करा उन्होंने कि दे हैव चेंज अ लॉट इन दिस? देखिए, वहाँ पे एक मनीष कुमार सिंह साहब थे जो कमिश्नर थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और कई बार एक आंदोलन खड़ा होता है, वो एक या तो आम आदमी के थ्रू खड़ा हो सकता है या कोई बहुत अच्छे लेवल का लीडर या ऑफिसर हो। तो वो एक IAS ऑफिसर थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कूड़े के ढेर पे JCB लेके खुद काम शुरू किया। अच्छा। जब वो एज ए रोल मॉडल बने, और उसमें टेक्निकल चीज़ें भी थी कि उन्होंने पूरी उसकी टेक्निकल प्लानिंग की कि इन कूड़े के पहाड़ों को कैसे ख़त्म करना है और कम कीमत पे करना है। तो उसको बायो माइनिंग बोलते हैं। बायो रेमेडिएशन उन्होंने किया, पहले लैंडफिल को ख़त्म किया, फिर उन्होंने उसका पूरा माइक्रो प्लान बनाया कि कैसे कूड़ा कलेक्शन होना है और कलेक्शन होने के बाद कैसे उसका प्रोसेसिंग होना है। ये किया। और न केवल इंदौर, मैं आपको अंबिकापुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लोगों को लग सकता है कि इंदौर में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आपके पास फंडिंग का अरेंजमेंट होगा। अंबिकापुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ जो डायनामिक कलेक्टर थी आदरणीय ऋतु सेन मैडम, उन्होंने आदिवासी महिलाओं को इकट्ठा करके, बिना पढ़ी लिखी महिलाओं को इकट्ठा करके टीम बना के उस शहर को कूड़ा मुक्त कर दिया था। अच्छा। आज भी 10 साल से वो शहर राष्ट्रपति का अवार्ड जीतता है। ओके। अंबिकापुर आदिवासी महिलाओं के द्वारा ड्रिवन मॉडल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्रिवन मॉडल है, और जो वही महिलाएं घर घर से कूड़ा इकट्ठा करती हैं, लेके जाती हैं, प्रोसेस करती हैं, मार्केट में सेल करती हैं और अपनी आजीविका का सृजन भी करती हैं उसी कूड़े से। इट इज द कोऑपरेटिव मॉडल। अगर वो 2 लाख की आबादी में हो सकता है, वो लोग 2 लाख की आबादी में 13 लाख रुपए का एवरेज कूड़ा, सूखा कूड़ा बेचते हैं। तो अगर एक शहर 2 लाख की आबादी में 13 लाख रुपए हर महीने सूखे कूड़े से कमा सकता है तो कोई भी कर सकता है। ये फिर बाकी स्टेट में या बाकी जगहों में ना होने का क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक शहर में हुआ, अब वो पूरे राज्य के लिए पॉलिसी बनी, फिर बाकी शहरों ने, बाकी राज्यों ने भी अडॉप्ट किया। तो अगर माइक्रो लेवल पर देखें तो कई जगह ये पॉलिसीज बन चुकी हैं और इफेक्टिवली शुरू भी है, काम भी चल रहा है इसके ऊपर। हाँ, आम आदमी का चूंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आम आदमी ने कभी उसको देखने का, समझने की कोशिश नहीं की। आप देखिए, आप इंदौर मॉडल डालें, अंबिकापुर मॉडल डालें, मैसूर मॉडल डालें। आपने एक बात बोली ना सर, हीरो, एक आपने बताया यहाँ पे और एक वहाँ पे, तो दोनों जगह पे हीरो है, तो इधर बाकी जगहों पे वो हीरो नहीं है शायद। देखिए, अगर आपको कोई रिफॉर्म लाना है किसी भी डोमेन में, मैं केवल कूड़े के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो रिफॉर्म कौन लेके आता है? या तो जिसको पेन होगा, किसी को दर्द होगा
वो इनिशिएटिव लेगा, फिर उस काम को शुरू करेगा और पैशन के साथ उस काम को शुरू करेगा, तो वो उस डोमेन में काम कर जाएगा। तो यहाँ दूसरा, या कोई पॉलिटिकल विल पावर वाला आदमी हो कि कोई पॉलिटिकल बंदा है जिसको कुछ करने का जुनून है, तो वो कर जाएगा। या फिर आईएएस कोई ऑफिसर हो, वो कर पाएगा। कूड़े में इतनी ताकत है कि कूड़ा ही आपको इतनी पावर देता है जो 140 करोड़ लोगों से जोड़ता है, वो भी रोज। और कोई दूसरा कार्यक्रम भारत के अंदर ऐसा नहीं है। ओके, अब मुझे बताइए सर, इसको एज अ इंडिविजुअल अगर कोई हमें सुन रहा है अभी और किसी के भी घर पे, जैसे आपने बात कर रहे कि एक घर से भी आप हमें इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो कैसे होता है, उनका प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, इंडिविजुअल हाउसेस से आप 3-4 टाइप से वेस्ट के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। पहला, आप अपना एक ट्रेनिंग खुद करें कि आपने घर में कूड़े को मिनिमाइज करना है, कि आपके घर से कूड़ा कम से कम निकले। यानी जो गाड़ी आ रही है या जो वेस्ट का कलेक्टर आ रहा है, उसके पास से एक क्या प्रैक्टिस हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि आज हमने अपने 10-15 दिन का एक एवरेज लिया कि हमारे घर से कितना कूड़ा जा रहा। उसके बाद हमने वेस्ट प्रोग्राम से जुड़ के क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा आधा ही कूड़ा जाएगा म्यूनिसिपैलिटी में, आधा कूड़ा हम यूज कर लेंगे। पॉसिबल है, कोई बड़ा काम तो है नहीं। तो मतलब इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए? इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप कंपोस्ट बनाने का काम सीख सकते हैं, जिसको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जिसको सीखना है वो हमसे भी सीख सकता है। आपके क्रेडेंशियल, आपके हैंडल में पूरे के पूरे सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो हम लोगों को सिखाते हैं। मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ 10 साल में काम करने। क्या सिखाते हैं आप? हम ऑनलाइन सिखाते हैं, ऑफलाइन भी सिखाते हैं। मुझे थोड़ा खुल के बताइए सर, सिखाते क्या है आप? देखिए, अभी तक सामान्यतः हम लोगों का जो काम था गार्बेज क्लिनिक का, गार्बेज क्लिनिक हमने 10 साल पहले इस कंपनी को बनाया था। और 10 साल में हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके कूड़े प्रबंधन के ऊपर मॉडल बना रहे हैं। लेकिन अगस्त में कुछ मुंबई के बच्चों ने ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये पॉडकास्ट होता क्या है। उन्होंने पहली बार एक इंटरव्यू शूट किया विन विन वर्ल्ड वालों ने, और वो इंटरव्यू लगभग 8 मिलियन लोगों तक गया। और जब लोगों के कॉल आने चालू हुए तो फिर हमने इसके ऊपर प्राइवेट प्रोग्राम लेके आए। अब हम वीकेंड में, सैटरडे संडे में लोगों को कूड़े से पैसे कैसे कमाने इसकी ट्रेनिंग देते हैं। बढ़िया। 3 मॉड्यूल हैं, आप ऑनलाइन ले लीजिएगा, आपको पर्सनली हमारे पास आके ट्रेनिंग लेनी है तो भी ले लीजिएगा, और अगर आपको एक्सपोजर विजिट भी करना है कूड़े का सही तरीके से क्या मैनेजमेंट होता है, तो हम वो भी करवाते हैं। बढ़िया। ओके, ये आप प्रोवाइड करते हैं? ये हम प्रोवाइड कराते हैं। भविष्य में हमने एक कंपनी और तैयार की है, पिक इट इंडिया लिमिटेड के नाम से। ये आपके घरों से आने वाले टाइम में गीला कूड़ा भी लेगी और सूखा कूड़ा भी लेगी, और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको 2 बजे बुला लेंगे, 3 बजे बुला लेंगे, रात को 1 बजे भी बुलाएंगे, तो भी वो बंदा आपके घर पे आके ऑन कॉल सर्विस देके जाएगा। ओके। कोई अगर बिजनेस बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, फॉर बेटर सोसाइटी, फॉर बेटर लाइन, आप जैसे बता रहे हो, बिल्कुल, कैसे कर सकते? अगर आपके 2-3 किलोमीटर की रेडियस में तकरीबन 5 से 10 हज़ार हाउसेज हैं, पूरी केस स्टडीज हैं और ऑलरेडी ये रनिंग मॉडल हमारे चल रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में अगर 5 से 10 हज़ार के आसपास हाउसेज हैं, तो जो भी बंदा कूड़े का काम करेगा वो मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपए कमाएगा, सारे खर्चे काट के। अच्छा जी। बिल्कुल, ये कूड़े की दम है। ओके, ठीक है ना। सो ये अभी हम लोग अपने फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू भी ये मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, ताकि हम ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड कूड़े के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है प्रोसेसिंग का। आपकी क्लिनिक करते क्या है सर? हमारी क्लिनिक में क्या है, हम घर घर से कूड़ा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको अपने क्लिनिक में लेके आते हैं। अमूमन क्या था, पहले लोग अपने घर के सोसाइटी के आसपास कूड़ा घर बनने नहीं देते थे। आज भी सामान्यतः ये सोच है, जहां भी कोई कूड़ा घर बनाने की बात करता लोग विरोध करना चालू कर देते, क्योंकि जो हमारी 20-25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है वो हम इसलिए उसका विरोध करते हैं। इस सोच को बदलने का काम हमने 10 साल पहले सोचा। मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। ओके। तो मैंने ये सोचा कि क्या इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं,
ढाबे को रिप्लेस कर दिया हल्दीराम ने। हल्दीराम क्या है? एक ढाबा ही है। डोमिनोज पिज्जा क्या है? खाने पीने के ढाबे ही हैं। तो अगर इस ट्रेंड में हमारे खाने पीने की जगह चेंज हो सकती है। सुलभ शौचालय क्या है? टॉयलेट है, बाथरूम टॉयलेट ही तो है सुलभ शौचालय। इसको बिंदेश्वरी पाठक जी ने शुरू किया था, पद्मश्री उनको मिला हुआ है। तो अगर सुलभ शौचालय रिप्लेस कर सकता है नॉर्मल टॉयलेट्स को, अगर हल्दीराम रिप्लेस कर सकता है ढाबों को, तो क्या गार्बेज क्लिनिक कूड़ा घर को रिप्लेस नहीं कर सकता है? ये सोच के साथ हमने ऐसे कूड़ा घर भारत के अंदर बनाने चालू किए जहां लोग अपने फैमिली के साथ लंच भी कर सकें, डिनर भी कर सकें और कूड़े का निस्तारण भी वहां हो रहा हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो उस कूड़े का? हाँ, हम क्या करते हैं, हम उस गीले कूड़े से फर्टिलाइजर बनाते हैं या बायोगैस बनाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। और जो सूखा कूड़ा है उसको 140 कैटेगरी में अलग करवाते हैं, सेग्रीगेट करते हैं उसको, सेग्रीगेट करके उसका वजन करते हैं और वजन करके हम जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है उनको सप्लाई कर देते हैं। एक बात बताइए सर, जो गार्बेज वर्कर होता है, ओके, समटाइम दे ट्रीटेड बैडली, तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ गार्बेज वर्कर्स? मतलब उन जो गार्बेज क्लीनर है, ओके, मतलब जो कूड़े क्लीनर है, उनका रियलिटी क्या है ग्राउंड में? Okay, so basically your concern with the related with the garbage picker, जो गार्बेज को कलेक्टर्स हैं, चाहे वो गार्बेज गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सफाई में कर्मचारी भी बोल सकते हैं, या अगर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है तो वो रैक पिकर भी हैं जो सड़कों से आपने देखा होगा कूड़ा उठाते रहते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम जिस बंदे को से बात करना शायद पसंद नहीं करते, जिसको रैक पिकर बोलते हैं, जो हमारे फेंके हुए सामान को उठाता है, उस वो बंदा डेली सुबह लगभग निकलता है 6-7 बजे करीब, गलियों से ये माल उठाता है, जो कागज प्लास्टिक गत्ता उसको जो भी मिलता है वो उठाता है। पर डे पर रैक पिकर तकरीबन 30 से 40 किलो मटेरियल को उठाता है। इसमें मटेरियल को उठाने में उसकी खुद की क्या कोई इन्वेस्टमेंट है? उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसकी जीरो इन्वेस्टमेंट है। जब ये मटेरियल L3 लेवल के बंदे के पास जाता है या नुक्कड़ पे बैठे हुए कबाड़ी के पास जाता है, तो इसकी एवरेज कॉस्ट लगभग 15 रुपए किलो की आती है। अच्छा, यानी एक बंदा जिसको हम रैक पिकर बोल रहे हैं, उसकी तकरीबन एक दिन की कमाई है लगभग 400 रुपए के आसपास एवरेज। यानी महीने की कमाई हुई उसकी लगभग 15 चौको 60, लगभग 15,000 रुपए के आसपास। 15 से लेके 20,000 रुपए महीने कमाता वो बंदा जिसको हम रैक पिकर बोलते हैं। एक इंजीनियर अगर उसका कैंपस में सिलेक्शन नहीं हो पाता और पहली जब जो उसको जॉब मिलती है तो 15,000 रुपए की मिलती है, 15 से 20,000 रुपए की। आज कॉल सेंटर्स में जो शुरुआत में लोग आते हैं L2 सिटी से, उनकी सैलरी 20,000 रुपए होती है। तो एक बंदा जो कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है और एक रैक पिकर, दोनों की सैलरी, दोनों की इनकम लगभग बराबर है। और हम उसको रैक पिकर बोलते हैं क्योंकि वो एक ऐसी इनविजिबल पावर है जो मिलियन टन ऑफ गार्बेज को डेली पिक कर रही है इंडिया में, उसको सही जगह पहुंचा रही है, और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है देश के अंदर, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो मतलब एक पब्लिक का क्या रिएक्शन होना चाहिए? रिस्पेक्ट, देखिए पब्लिक मतलब रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे। देखिए पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक का जो आज की डेट में परसेप्शन है, हमने कभी किसी रैक पिकर से बात करने की कोशिश भी नहीं करी होगी। बात कर रहा था सर। तो अगर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है पब्लिक से, कि अगर पब्लिक रैक पिकर्स के साथ डायलॉग करे, उनको रिस्पेक्ट दे, उनको कभी टाइम मिले तो चाय कॉफी पिला दे, उससे उनके अंदर एक वो भावना आएगी, क्योंकि वो भी समाज से कटे हुए हैं। वो एक अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में एक बारीक लकीर है। वो इस समाज को अपना हिस्सा नहीं मानते और समाज उनको अपना हिस्सा नहीं मानती है। वो भी इंसान है। तो इसके ऊपर कार्यक्रम बनाने की जरूरत है, या गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी कार्यक्रम हैं उनको लोग समझे और उनका उपयोग करके उनको अपने साथ जोड़े। ये एक बात जो आपने बोली ना सर अभी, मुझे ऐसा लगा कि लोग इसको अलग लेवल, अलग तरह से देखते हैं। थिंक ऑफ इन दैट वे, कोई भी इंसान, आप ऐसे देखो, कूड़ा आपका घर का है, ओके, आपका गंदगी है, आपका है सब कुछ गंदगी, आपकी चीज़ों को कैरी करता है कोई और, ओके।
मुझे लगता है वो आपसे ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। आपसे ज़्यादा बड़ा है, आपकी गंदगी को कैरी करके वो कहीं और मूव कराता है। यू हैव टू बी नाइस एज मच एज यू कैन। आपको उसके साथ जितना अच्छे से व्यवहार करोगे, और शायद वो आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें आपको बताए कि ताकि आपके घर के लिए भी बढ़िया हो, क्योंकि उनको ये उस फील्ड में है, या आपके लिए भी अच्छा हो। ठीक है, तो मुझे लगता है क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में रहता है, वो इतने हालत पे रहता है क्योंकि दे नोस कि कौन कौन सी चीज़ें होता है, कि कौन कौन सी चीज़ों से वो बच सकता है, क्या हो सकता है। ये कभी कभी ऐसा होता है उनके साथ खुद इंसिडेंट होता है। आजकल क्या है कि इंडिया में जो होते हैं ना, सारे कूड़े, ग्लास टूट गया उसमें डाल दिया, ये हो गया इसमें डाल दिया। जब वो लेके जाते हैं ना, जब कभी वो हाथ लगाते हैं, देख वो उनके हाथ पे कट जाता है। क्यों? बिकॉज एक मिस्टेक एक फैमिली करता है, क्योंकि वो केयर नहीं करता, और आपकी वजह से किसी का खून जा रहा है। आपको थोड़ा सोचना चाहिए। कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पर्सन, लेकिन हम उसको उस वे में नहीं लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एजुकेशन जो है ना, जब तक बात नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। एक ये भी एक होता है जो हम बात कर रहे हैं क्लीन की। ओके, तो ये होना चाहिए। हमारे देश में एक और प्रॉब्लम मुझे दिखता है, वो ये दिखता है जो हम डिवाइड कर दिया है। ओके, डिवाइड कर दिया कि ये कूड़े वाला काम करता है, ये करता है, एंड दिस इज द वन ऑफ द रीज़न हमारी सोसाइटी क्लीन नहीं है। ओके, इंडिया के बाहर आपने अगर देखोगे, फॉरेन में आपको पता है, जापान देखो, यूएस देखो, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि वहाँ पे हर वर्कर को रिस्पेक्ट दिया जाता है, और हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये होना चाहिए। सो आपकी क्या थॉट है? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो समाज में कोई भी काम कर रहे हैं, वो उसकी अपनी एक ड्यूटी है और वो अपना रोल प्ले कर रहा है। करेक्ट। तो कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और अगर ये भावना किसी के अंदर है काम को देख के, तो वो सोच उतनी अच्छी है नहीं। अ, आप अगर घर में भी काम करने वाले, जो हमारे यहाँ घर में काम करने वाले लोग होते हैं, हमारा उनके प्रति व्यवहार कैसा है, ये दिखाता है कि हमारी परवरिश कैसी है और हमारे संस्कार क्या हैं। तो मेरा तो यही मानना है लोगों से कि कोई भी काम कैसे भी कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है या छोटे स्तर पे, किसी छोटे या बड़े स्तर पे कोई भी काम कर रहे हैं, हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आई रीड अबाउट जापान। ओके, जापान के बारे जब पढ़ रहा था ना, वहाँ पे स्कूल में ना क्लीनिंग के बारे पढ़ाते हैं। सो आपको क्या कहना है इसमें? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इंडिया में ऐसा कुछ? देखिए, इंडिया में ऑलरेडी क्लीनिंगनेस के ऊपर स्कूलों में बहुत सारे इनिशिएटिव अब होने चालू हो गए हैं। लगभग हर महीने बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, उनको स्वच्छता के बारे में, क्लीनिंगनेस के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सारा कुछ बताया जाता है और ये अब कैरिकुलम का पार्ट भी है। मैं दोनों स्तर पे, स्कूल लेवल पे भी है और कॉलेज लेवल पे भी है। अगर इंडिया में देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और इनके ऊपर अभी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और भारत को अभी 17 गोल भी मिले हैं जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला गया है। इसमें हमें क्लाइमेट को सेव करना है और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, चूँकि जिनका डोमेन है या जो लोग इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है बिकॉज़ जो कॉमन मैन है, उस कॉमन मैन को इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी ना हो, लेकिन ये जानकारी आती है। जो आपने अवेयरनेस का बोला, तो इसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उसको आईईसी प्रोग्राम बोलते हैं। अगर जो लोग इच्छुक हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़ें। इसमें कुछ गवर्नमेंट की फंडिंग भी आती है, प्राइवेट फंडिंग भी है, कॉरपोरेट की भी फंडिंग है कि आप कैसे लोगों को जागरूक करें। जो लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर किसी के अंदर लीडरशिप स्किल है, वो जुड़ सकता है, वो जाके अपने लेक्चर्स दे सकता है स्कूल कॉलेजेस में इसी डोमेन के ऊपर। जिसका नेटवर्किंग का शौक है, जिसको, वो अपना नेटवर्क डेवलप कर सकता है कम्युनिटी के अंदर इसी सब्जेक्ट को लेके। और जिसको कॉरपोरेट में जाने का शौक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक समाज के बहुत सारे लोगों के साथ जोड़ने का काम करता है। तो ये सब्जेक्ट को हम केवल कूड़े तक सीमित ना रखें। अगर इसको हम एक ब्रॉड वे में देखेंगे, तो जिसका जो प्रोफेशन है, आप उस प्रोफेशन में केवल इस सब्जेक्ट को पिक करके अपनी कितनी भी गहराई तक अप्रोच बना सकते हो।
एग्री। आपने जापान के बारे तो जानते हो आप शायद, आप उनके मतलब उनसे हमें क्या सीखना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जापान का जो कमिटमेंट लेवल है अपने नेशन के लिए, वो बहुत बहुत अच्छा है। नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर जब क्योंकि भारत में और जापान में अगर देखेंगे तो जापान ने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, क्योंकि उनके सामने चैलेंज आ गया था, सर्वाइवल का चैलेंज। जब किसी के सामने सर्वाइवल का चैलेंज आता है तो सर्वाइवल के चैलेंज के टाइम पे फिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और वही जापान ने किया। जब जापान बिल्कुल ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, तब जापान ने फिर टेक्नोलॉजी में काम किया। कमिटमेंट लेवल है, वो लोग अपने ऑनेस्ट हैं अपने काम के लिए, डेडिकेशन है उनके अंदर, और उन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी काम किया। तो उन्होंने पूरा का पूरा ना सारा टाइम लगाया है अपनी प्रोग्रेस के ऊपर। हमारे यहाँ कई गैप्स हैं इंडिया के अंदर अगर देखे जाए। इंडिया में क्या है, आपकी फिलोसफी कैसे क्या बोलता है कि कैसे फिक्स करा सकते हैं हम ये सब? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो कुछ एक चैलेंजेस हैं जो मेरे को समझ में आते हैं। एक तो पॉलिटिकल चैलेंज है, मल्टीपल पार्टीज हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज हैं, और सबका एक ही गोल है। पर यार दूसरी बात जो आती है वो आती है, हम अलग अलग रिलीजियस में डिवाइडेड हैं, और हमें अपनी जो एक्चुअल एनर्जी प्रोग्रेस में लगानी चाहिए वो एनर्जी कहीं और लग रही है, चाहे कहीं की भी हो। आप जो बोल रहे हो ना सर, मुझे थोड़ा आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जैसे आप कर रहे हो ना मल्टीपल का ये होता है। देखो, मेरा ये मानना है कि हर हर टाइम, हर 10 साल 15 साल में नए पार्टी आते हैं सरकार में। सरकार एक प्रोसेस बनाता है, वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है तब। जैसे कि 5 साल में इलेक्शन तो होना ही है ना, ये बना रखा है। तो कोई भी सिस्टम एक बना हुआ होता है। मुझे लगता है इस सिस्टम में कोई ध्यान ही नहीं देता है हमारी, कोई भी रूलिंग पार्टी हो। देखिए, ये पॉलिसी मैटर्स हैं, इसमें बात ये नहीं है। आज होता क्या है कि आज कोई भी XYZ कोई भी पार्टी हो सकती है, उस पार्टी में लाखों लोग जो है वो कलेक्टिवली काम करते हैं, अपनी पूरी जो भी उनकी एनर्जी है वो वहाँ लगी होती है। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपने 30 साल 40 साल जाके वहाँ पे इन्वेस्ट किया, लगाया, सारा कुछ किया, और शायद उनके हाथ में कुछ नहीं आता एंड ऑफ द डे। दूसरी चीज, मेरा जो मानना है कि एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र के लिए ना आपको देश के प्रति कमिटेड होना चाहिए, प्लस आपको कंस्ट्रक्टिव वे में जो भी काम आप कर सकते हो बेस्ट वे में। क्लीननेस के ऊपर फिर कमिटमेंट आपको क्या लगता है क्या है? क्लीनिंगनेस में देखिए, अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसमें भारत के कूड़े का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपने भारत के कूड़े को सही तरीके से एड्रेस कर लिया, उसको कलेक्ट कर लिया, और उसको उसकी सही जगह पहुंचा के उसको प्रोसेसिंग करा दी, तो ये पैसा है। आपको पता है इंडिया में बिकॉज ऑफ दी ये सारी चीज़ों की वजह से, मतलब इंडिया बहुत बाहर की दुनिया के लोग जब आते हैं हमारे इंडिया पे, तो वो बहुत नेगेटिव कुछ सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। ओके, एंड उसकी वजह से हमारी जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है ना वो कम हो गया कंपेयर टू द पास्ट हिस्ट्री। ओके, अगर हम रिसेंट हिस्ट्री के देखा जाए, और जो भी आता है ओके फॉरेनर, वो ब्लॉग बनाता है ऐसा कि देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा, जो हमारी इमेज को कहीं ना कहीं ख़राब करता है। मुझे लगता है कि आपने जैसे बताया ना कि 5 ट्रिलियन पहुँचने के लिए, मुझे लगता है उसका पहला कदम होना चाहिए कि हम अपनी कंट्री को क्लीन रखें, ताकि बाहर से भी लोग आके थोड़ा इन्वेस्ट करें। देखिए, यहाँ 2 परसेप्शन है, मैं आपको बताऊं कि एक परसेप्शन के दुनिया के लोग आ रहे हैं और वो यहाँ की गंदगी को दिखा के और अपने ब्लॉग बना रहे हैं। ये केसेस होते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन भारत से भी बहुत गंदे गंदे देश हैं। बेशक है ठीक है ना, बट मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, वी आर द लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उंगली तो भारत के ऊपर उठा देते हैं कि ये है, लेकिन अल्टीमेटली आप ही भारत हो, मैं ही भारत हूँ, या जो लोग देख रहे हैं वो अपने आप में भारत कोई एक डेमोग्राफिक एरिया नहीं है कि ये हमारे ये बॉर्डर हो गया, ये भारत हो गया। अल्टीमेटली उसकी जो सोल है, उसकी आत्मा है, वो उसके नागरिक हैं। तो ये कमिटमेंट हर आदमी को करना पड़ेगा कि भाई ये घर मेरा है। लोग घर को अपना समझते हैं,
घर को क्लीन करते हैं, हम्म, कभी गली को अपना नहीं समझते। बोलेंगे कि ये मेरी गली है, I like गली this. गली कभी साफ नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, मैं XYZ जगह का रहने वाला हूँ, मेरा शहर है, लेकिन उस शहर के ऊपर कभी वो टाइम नहीं देंगे। I like सो this. द थिंग इज दैट कि हमें, अगर हम भारत को ओन कर रहे हैं, भारत हमारा है, तो भारत की हर चीज हमारी है। फिर हमें हर चीज में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम बजाय सामने वाले को फिंगर आउट करें, ये शायद उतना नहीं है। यही सोच के जब हम लोगों ने शुरुआत की थी गार्बेज क्लिनिक की, तो बीइंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोगों ने फिंगर आउट किया था कि आप अपनी नौकरी छोड़ के, लोगों के लिए ड्रीम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना, इंडिया के बाहर जाना एक ड्रीम है लोगों के लिए। लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा ना, कोई तो आगे आएगा ना। तो जो लोग अगर कभी सोशल मीडिया पे गार्बेज क्लिनिक को या मेरे प्रोफाइल को स्टडी करेंगे, दे विल फाइंड के अभी तक मेरे को 6 महीने के अंदर 3,500 बच्चों ने फोन किया। दे वांट टू डू द वर्क इन गार्बेज। एक प्राउड फीलिंग बात है कि हमारा देश बदल रहा है। बदलाव लाने वाले लोग चाहिए। क्या वो लोग काम भी कर रहे हैं? फिर बिल्कुल करेंगे वो, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, वो लोग काम भी करेंगे। और केवल ये जरूरी नहीं है कि यही लोग हों, एन नंबर मेरे जैसे प्रवीण नायक लाखों चाहिए। जब लाखों लोग हमारे जैसे होंगे, लाखों कंपनियां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की खुल जाएंगी, भारत अपने आप साफ हो जाएगा। ये बताओ सर, ये जो पहाड़ी की तरह जो बड़े बड़े कूड़े का वो बना रखा है, पहाड़ बन रखा है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में 2-3 है ऐसे, तो इनको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए? देखिए, क्योंकि ये तो बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, ऐसा है, इसके ऊपर काम हो रहा है। ये क्या है, तब जब सॉलिड इसके नियम कानून नहीं थे तो सारा पूरा कूड़ा जाता था। अब 1 करोड़ की आबादी दिल्ली की है, कूड़ा कहीं तो जाएगा। और शुरुआत में ये शहर के बाहर हुआ करते थे, मैं सामान्यतः पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जब ये कूड़ा पड़ता जाता उसको प्रोसेस होता नहीं। अब प्रोसेसिंग चालू हुई है और SBM 2.0 के अंतर्गत इनके ऊपर बायो माइनिंग चल रही है। बायो माइनिंग में इन कूड़े के पहाड़ों को प्रोसेस करने का जो तरीका होता है वो बायो माइनिंग कहलाता है। ये जो पूरे कूड़े के काले पहाड़ दिख रहे हैं, ये लीगेसी वेस्ट है। अच्छा। पुराना जो कूड़ा पड़ा होता है उसको लीगेसी वेस्ट बोलते हैं। तो इस पे प्रोसेसिंग हो रही है और आने वाले टाइम में ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के अंदर आने वाले टाइम में लोग अपना कूड़ा फ्री में नहीं देंगे। लोग, हाँ, कूड़े के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, जहाँ से वो इसको यूज करके एनर्जी को रिकवर करते हैं और एनर्जी को फिर सेल करते हैं। मैं गीले कूड़े का बता रहा हूँ, गीले कूड़े को भी आने वाले टाइम में गीला कूड़ा भी नहीं मिलेगा। इसमें बायोगैस प्लांट जो है ज्यादातर शहरों में अब लगने चालू हो रहे हैं, जिनको फीडिंग के लिए कच्चे माल के रूप में आपका गीला कूड़ा चाहिए है। यहाँ से बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, यूथ को है कि आप इसके कलेक्शन, इसकी वेयर हाउसिंग में आइए और काम कर सकते हैं। दूसरा, सूखा कूड़ा है, ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को चाहिए, इसकी भी वेयर हाउसिंग और इसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आप बना सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर जो मटेरियल निकलता है उसको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं, रेयर मेटल्स बोलते हैं। ये मेटल भारत के अंदर नहीं निकलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर जा सकते हैं। मैं पॉलिसी लेवल पे इसमें बहुत ज़्यादा इस डिस्कशन में नहीं हूँ, जिनको भी देखना है वो मेरे दूसरे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो ऐसी पॉलिसीज़ आई हैं कि अगर कोई कंपनी 10 लाख फ़ोन बना रही है तो उसको अपने वो 10 लाख फ़ोन मार्केट से वापस कलेक्ट भी करने हैं और उनको रिसाइकिल भी कराना है। तो ये इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें लोग जा सकते हैं। बैटरी वेस्ट है, ये अपने आप में आने वाले टाइम की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कूड़ा बढ़ेगा बिकॉज क्रूड अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, नए शहर बन रहे हैं, लोगों का खान पान चेंज हो रहा है, तो कूड़े की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। और जैसे जैसी क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये एक तरफ तो प्रॉब्लम को अगर आप समझेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, और उस प्रॉब्लम के अंदर अगर आपने समाधान देख लिया या सॉल्यूशन प्लान कर लिया तो ये सॉल्यूशन आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। ओके, एक बात बताइए सर कि हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया को एज ए क्लीन इंडिया देखने को? देखिए, आप ये मान के चलिएगा लगभग 10 से 15 साल लगेगा अभी, और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हमारे पास देश के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है
जो ये कूड़े को हैंडल कर सके, छोटे शहर हों, बड़े शहर हों या कहीं और। धीरे धीरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्राइवेट इन्वेस्टर भी पैसा लगा रहा है, गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है, और विदेशों से भी लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, जो CSR फंड है या दूसरे अदर फंड्स आ रहे हैं। तो इसलिए जैसे ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, इसके कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन के फुल प्रूफ सिस्टम हो जाएंगे, आप ये मान के चलिएगा कूड़े की समस्या खत्म हो जाएगी। और इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत तेजी से। ओके कुछ ऐसे अगर आपको किसी को एडवाइस करना है इन दिस पर्टिकुलर मतलब इंडस्ट्री के बारे, या कोई मैसेज है आपको हमारी शो के थ्रू देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से पहले तो इंडिविजुअल सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप कूड़े को अपने घर में सेग्रीगेट करें। गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, घातक कूड़ा अलग और सैनिटरी वेस्ट अलग। आपने अगर ये 4 चीज़ों पर कर दी तो हमने कूड़े पे पहले लेवल पे विजय प्राप्त कर ली। दूसरा, जो गीला कूड़ा है उसको आप अपने घर के लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे ही ख़त्म कर दीजिएगा। तो एटलीस्ट हमने कम से कम 50% चैलेंज तो मीट कर दिया ना अपने लेवल पे ही। और ये डिसेंट्रलाइज वे में किया तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी आधी हो गई, और जो करना भी है कंप्लायंस इसका पार्ट भी है, और लोग आराम से कर भी सकते हैं। तो ये एडवाइस है मेरी। ओके थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप कि आई एक्सपेक्ट इट एज सुन एज पॉसिबल क्लीन इंडिया, बिकॉज हम जब रास्ते में निकले हम एक कहते फ्रेश हवा मिल पाए, कि एक अच्छी खुशबू मिल पाए, और आई थिंक जब क्लीन होगा ना सब कुछ अच्छा लगता है, कहते हैं ना आपका मन भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन इन द सेंस वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर। अल्टीमेटली हमारी जो इंसान बना किससे है? हवा, पानी, आकाश, वायु, ये जल, इन चीज़ों से मिलके बना है। तो हम नेचर को अपने से अलग नहीं बोल सकते। करेक्ट, हम ही नेचर है। अगर हमने इतनी सी बात को समझ लिया तो हमें नेचर से प्रेम हो रहेगा। करेक्ट। और अगर जब तक हम नेचर अलग है और इंसान अलग है, अगर हम इसमें डिफरेंशिएट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं गैप्स हैं। ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। नमस्कार।